अगर आप लोग रेडी हो तो फिर हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। बताएं रेडी है सब लोग? चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्विकली। एरे क्या होता है? एरे कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट। होमोजीनियस का मतलब है सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट को हम बोलते हैं एरे। इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक होती है। पहला ये कि जितने एलिमेंट हमारे एरे में होंगे वो सारे एलिमेंट को हम कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस पे रखते हैं। और दूसरा क्या? दूसरा ये कि जितने एलिमेंट हम एक्सेस कर सकते हैं एरे में, हर एक एलिमेंट का एक इंडेक्स होता है। उन सेट ऑफ इंडेक्सेस की हेल्प से हम एक एक एलिमेंट को रैंडमली डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ये दो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास एरे की। अगर आप सी लैंग्वेज में एरे को डिफाइन करने की कोशिश करो तो कैसे करते हो? पहले तो लिखते हो डेटा टाइप, फिर लिखते हो एरे का नाम, है ना। चलो तो मैं इंट की जगह डेटा टाइप लिख देता हूं। ठीक है, सबसे पहले लिखा आपने डेटा टाइप, फिर लिखा आपने उसका नाम, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में दे दिया साइज और सेमीकोलन। ऐसे लिखते हैं। क्या करेगा ये? इस टाइप के इतने एलिमेंट्स का कलेक्शन इस नाम के अंडर में बना देगा। लेट्स से आपने लिखा इंटीजर a और 10, क्या करेगा ये? 10 साइज का एक एरे बनाएगा जिसमें हर एक एलिमेंट इंटीजर टाइप का होगा और उस एरे का नाम होगा कैपिटल ए। अगर 10 साइज का एरे आपने बनाया है तो इसमें स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा? स्टार्टिंग इंडेक्स होगा 0, लास्ट इंडेक्स होगा 9। तो इंडेक्सेस जो रहेंगे हमारे पास रहेंगे 0 to 9। तो आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? पहले एलिमेंट को a ऑफ 0 से, दूसरे को a ऑफ 1 से, नेक्स्ट को a ऑफ 2 से, एंड सो ऑन। Okay, Akshay, you are asking about COA lectures on Plus. Akshay, do one thing, send me a message on Unacademy's platform or anywhere you are connected with me. Just send me a message, I'll help you out. अब क्या है, डेटा स्ट्रक्चर में हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स जरूरी नहीं 0 से ही स्टार्ट हो। स्टार्टिंग इंडेक्स को हम बोलते हैं लोअर बाउंड। लोअर बाउंड जो है वो 0 से ही स्टार्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो क्या करेंगे? स्टार्टिंग इंडेक्स अगर 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हम डेटा स्ट्रक्चर में एक जनरल वे डिफाइन करते हैं किसका? एरे को डिफाइन करने का। कैसे हम एरे को इस तरीके से डिफाइन करते हैं? एरे का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले लिखते हैं लोअर बाउंड, फिर लिखते हैं कॉलन अपर बाउंड। इससे क्या होगा? इससे आप किसी भी स्टार्टिंग लोअर बाउंड से स्टार्ट होके एरे डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे कि 1 से लेके 6 तक का 6 साइज का एरे, या फिर एक नया एरे बनाया -2 से लेके 8 तक, चलेगा। बिल्कुल सारे एलिमेंट चलेंगे, सब टाइप का चलेगा। बस ये इसमें एक छोटी सी कंडीशन होती है कि लोअर बाउंड की वैल्यू लेसर देन और इक्वल टू अपर बाउंड होनी चाहिए। लोअर बाउंड के बाद नेक्स्ट इंडेक्स नेक्स्ट प्लस वैल्यू ही होनी चाहिए, नेक्स्ट बिग वैल्यू ही होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपने पूछा कि साइज कैसे निकालेंगे सर एरे का, कितने एलिमेंट्स हैं, तो साइज निकालने के लिए आपके पास सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। आप ये फॉर्मूला लगा के और साइज निकाल सकते हैं एरे एलिमेंट का। ठीक है, अब लोकेशन ऑफ एन एरे एलिमेंट कैसे निकालते हैं? लोकेशन ऑफ एन एरे एलिमेंट आपको सबको पता होना चाहिए फॉर्मूला। अगर आपको एक स्पेसिफिकली कोई वेरिएबल इंडेक्स दे रखा है, उसका लोकेशन निकालना है ए ऑफ आई का, तो वो लोकेशन आप निकालते हैं एक सिंपल से फॉर्मूला से जो हमने देखा था, बेस प्लस एलिमेंट, ईच एलिमेंट इज स्टोर्ड ऑन डब्ल्यू लोकेशंस इनटू आई माइनस लोअर बाउंड। अगर सी लैंग्वेज है तो लोअर बाउंड 0 हो जाता है, w इंटू आई कर सकते हैं। व्हाट इज w हियर? w इज द साइज ऑफ ईच एलिमेंट, साइज ऑफ ईच एलिमेंट। जो मेमोरी में एक एलिमेंट 2 लोकेशन पे स्टोर्ड है या 4 पे है या 1 पे है, दैट इज w हियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है? ट्रैवर्सिंग इन दी एरे। अब ट्रैवर्सिंग में क्या होता है? Okay, Rashmi Ranjan Mishra, please start from the basics. Rashmi, there is entire playlist. In that playlist, I am having more than 40 videos and I have covered data structure in much needed, slow and descriptive manner.
you just go and check it out. It can be found under infinity batch data structure. Check it out, you will for sure understand it. It's a revision session right now, so we will be having just a quick revision in this session. ओके, ट्रैवर्सिंग इन दी एरे। एरे में अगर ट्रैवर्सिंग करना है तो कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल सा फंडा है। हम स्टार्ट करेंगे एक लूप, उसमें एक इंडेक्स लेंगे के, स्टार्ट करेंगे लोअर बाउंड से अप टू अपर बाउंड, स्टेप बाय वन। स्टेप बाय वन मीन्स हर एक इटरेशन के बाद के प्लस प्लस हो जाए। फिर क्या करें, जब लूप में जाएं तो अंदर क्या लिखेंगे, हम प्रोसेस करेंगे एलिमेंट को, एरे एलिमेंट को ऑन द इंडेक्स के, सो प्रोसेस ए ऑफ के। आप यहां से क्या क्या निकाल सकते हो, आप यहां से एरे में कितने एलिमेंट हैं वो काउंट कर सकते हो, हर एक एलिमेंट को सम कर सकते हो, हर एक एलिमेंट को कहीं कॉपी कर सकते हो, मल्टीपल थिंग्स आर देयर। ठीक है, इस ट्रैवर्सिंग की कॉम्प्लेक्सिटी जो रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास होती है थीटा ऑफ एन के बराबर। याद आ रहा है सब कुछ? सॉरी, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है हमारे पास, आगे है फाइंडिंग मिनिमम। एरे में हम मिनिमम कैसे फाइंड करेंगे? एरे में मिनिमम को फाइंड करने के लिए हमें एक सिंपल सी मेथड लगानी है कि पहले एलिमेंट को मिनिमम मान लो। फर्स्ट एलिमेंट को मिनिमम मान लो, तो मिनिमम हो गया हमारे पास 15। उसके बाद इस मिनिमम एलिमेंट को हम सेकंड से कंपेयर करेंगे, क्या सेकंड हमारा मिनिमम से भी स्मॉलर लेसर है? अगर है तो हम इसे मिनिमम बना देंगे। फिर नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर किया, 9 इज लेसर देन 8, नो, सो 9 कैन नॉट बी मिनिमम। फिर 7 से कंपेयर करो, क्या 7 मिनिमम है 8 से? यस, छोटा है तो 7 को मिनिमम बना दिया। अब 12 को मिनिमम से कंपेयर करेंगे, नॉट लेसर, नॉट लेसर, नॉट लेसर। 4 इज लेसर देन 7, यस, तो अपडेट कर दो मिनिमम को। 21 लेसर देन 4, नो। 2 लेसर देन 4, यस। 11 लेसर देन 2, नो। 6 लेसर देन 2, नो। 1 लेसर देन 2, यस, तो अपडेट कर दो। 5 लेसर देन 1, नो। तो इस तरीके से आप मिनिमम निकाल लेंगे। अब ये मिनिमम की एल्गोरिदम कैसे लिखेंगे हम? मिनिमम की एल्गोरिदम मिनिमम की एल्गोरिदम लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मिनिमम निकालना पड़ेगा। मिनिमम वेरिएबल को इनिशियलाइज किससे किया? सबसे पहले एलिमेंट से, ए ऑफ लोअर बाउंड से। ठीक है, उसके बाद लूप लिखा हमने। क्या लिखा लूप? लूप में हमने लिखा फॉर इंडेक्स के, आप आई भी लिख सकते हैं यहां पे। अब यहां से स्टार्ट करेंगे, विच इज लोअर बाउंड प्लस 1, लोअर बाउंड प्लस 1 टू अपर बाउंड के प्लस प्लस, या स्टेप बाय वन कर सकते हो। देन इसके अंदर लिखेंगे इफ, अगर मिनिमम जो करंट मिनिमम है वो बड़ा है, या उल्टा लिखेंगे, इस इंडेक्स के पे जो एलिमेंट है एरे का वो मिनिमम से छोटा है, मतलब अभी मिनिमम जो है वो एक्चुअल मिनिमम नहीं है, तो अपडेट करो किसको? मिनिमम को। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम मिनिमम को अपडेट करेंगे। किससे अपडेट कर देंगे? इस ए ऑफ के से। आखिर तक चलते जाएंगे, हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा मिनिमम में, इसको रिटर्न करा देंगे। ये होगी मिनिमम की, फाइंडिंग मिनिमम की एल्गोरिथम। कोई प्रॉब्लम? ये सब हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चलिए अब फाइंडिंग मिनिमम मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 है हमारी टूर्नामेंट मेथड। अगर आपने ये पढ़ा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो बहुत आसान है टूर्नामेंट मेथड। क्या बोलती है टूर्नामेंट मेथड? आप दो दो एलिमेंट को कंपेयर करो, दो में से जो मिनिमम है उसे आगे भेज दो, फिर इसको कंपेयर करो, मिनिमम है उसको आगे भेज दो, मतलब एक अलग लिस्ट में स्टोर कर लेंगे। फिर इन दोनों का मिनिमम 12, इन दोनों का मिनिमम 4। अब सेम चीज करते जाओ, इन दोनों का मिनिमम 7, इन दोनों का मिनिमम 2, और लास्ट में लास्ट इन दोनों का मिनिमम 2। तो इन सब का मिनिमम हमारे पास 2 आ जाएगा। ओ सॉरी, आई मिस्ड इट, इट शुड बी 12 नॉट 2, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए। आई मिस्ड इट, यहां पे आना चाहिए 4।
चलिए 4, तो मिनिमम जो हो जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। सो टूर्नामेंट मेथड क्या करता है, दो एलिमेंट को कंपेयर करो, मिनिमम निकालो, मिनिमम को आगे भेज दो। इसमें भी नंबर ऑफ कंपैरिजन जो यहां थे वही होंगे। मैंने अगर यहां नहीं बताया है तो आपको याद होना चाहिए कितने नंबर ऑफ कंपैरिजंस होने चाहिए। नंबर ऑफ कंपैरिजंस हमारे पास होंगे इज इक्वल टू n-1। अगर n एलिमेंट्स हैं तो n-1 कंपैरिजन लगेंगे यहां भी और यहां भी हर बार। बट देयर इज अ डिफरेंस, नंबर ऑफ कंपैरिजंस दोनों में कितने लग रहे हैं, दोनों में n-1 कंपैरिजंस लग रहे हैं। ठीक है, यहां पे अगर नंबर ऑफ कंपैरिजंस n-1 है तो रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगती है, रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थीटा ऑफ n लगती है। यहां भी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो लगेगी वो यही लगेगी, थीटा ऑफ n। बट एक डिफरेंस है दोनों में, वो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का। यहां पे सिर्फ दो वेरिएबल आपको चाहिए, एक मिन वेरिएबल और एक के वेरिएबल, दैट्स इट। एक्स्ट्रा कोई वेरिएबल नहीं, नो। तो यहां अगर आपसे कोई पूछे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी होगी कांस्टेंट। बट यहां अगर कोई पूछे कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो आपकी होगी वो होगी थीटा ऑफ n के बराबर। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप इन दोनों का मिनिमम निकालोगे, ये हाफ n/2 एलिमेंट्स की लिस्ट को कहां रखोगे, इनको कहां रखोगे, इसके लिए आपको क्या चाहिए, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा चाहिए। राइट, चलिए अब मैक्सिमम फाइंड करो। जो मिनिमम का फंडा है वही मैक्सिमम का फंडा है, सेम टू सेम रेगुलर मेथड। पहले आप 15 सबसे पहले एलिमेंट को मैक्सिमम मान लो और उसके बाद कंपेयर कराते जाओ नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट मैक्सिमम से बड़ा मिला करंट मैक्सिमम से, तो मैक्सिमम अपडेट करते जाओ। इसका भी एल्गोरिदम सेम टू सेम आएगा जो यहां लिखा है, आप चाहें तो सेम, बस एक कंडीशन चेंज होगी, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, बस और कुछ नहीं, ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। यहाँ पे भी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आएगी वो आएगी थीटा ऑफ n के बराबर। सेम नंबर ऑफ कंपैरिजंस लगेंगे, कितने नंबर ऑफ कंपैरिजंस लगेंगे, n-1। सेम टू सेम मेथड, एवरीथिंग इज सेम, जस्ट कंपैरिजन बदल जाएगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, रेगुलर केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें लगेगी कांस्टेंट, क्योंकि दो वेरिएबल हमें लगेंगे, एक तो लूप के लिए और एक मैक्सिमम स्टोर करने के लिए। बट अगर आप मिनिमम और मैक्सिमम दोनों फाइंड करना चाहते हो एक साथ, तो आपके पास दो मेथड्स होती हैं। पहली मेथड ये है कि आप पहले फाइंड करो ओनली मिनिमम। अगर सिर्फ मिनिमम फाइंड करोगे तो आपको नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने लगेंगे, n-1 लगेंगे ना, कितने लगेंगे, n-1। और अगर आपको सिर्फ फाइंड करना है ओनली मैक्सिमम, सेपरेटली मिनिमम निकाल लिया, सेपरेटली मैक्सिमम निकाल लिया, तो नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने आ गए, वापस से n-1, टोटल कितना आ गया, 2n-2। ये रेगुलर मेथड है, जी हाँ। बट अगर आपको मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है विद मिनिमम कंपैरिजंस, तो हमने एक मेथड देखी थी। उस मेथड में हम क्या करते हैं, जितने एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं उनमें से हम दो दो को कंपेयर कराते हैं। इन दो को कंपेयर करा के एक एलिमेंट हमें मिलेगा छोटा, तो हम छोटे एलिमेंट को एक स्मॉलर लिस्ट में अलग से रख देंगे और बड़े एलिमेंट को अलग लिस्ट में रख देंगे। ऐसे हम जितने n एलिमेंट्स दे रखे हैं उन्हें बराबर दो हाफ में डिवाइड कर लेंगे। हर एक दो दो एलिमेंट को कंपेयर कराते जाओ, दो एलिमेंट में से एक छोटा इधर बड़ा इधर, दो एलिमेंट को कंपेयर कराया, छोटा इधर बड़ा इधर, जो भी है, स्मॉलर यहाँ ग्रेटर यहाँ। अब इस स्मॉलर लिस्ट में हमारे पास n/2 एलिमेंट रहेंगे, यहाँ n/2 एलिमेंट रहेंगे। इस n/2 एलिमेंट का निकालो मिनिमम, जो मेरी पूरी लिस्ट का मिनिमम रहेगा, क्योंकि यहाँ सारे छोटे छोटे हैं, यहाँ बड़े बड़े हैं, तो इसका मैक्सिमम निकालो, वो पूरी लिस्ट का मैक्सिमम मिल जाएगा। और इस केस में जो नंबर ऑफ कंपैरिजंस हमें मिलेंगे, वो नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने होंगे, याद है, नंबर ऑफ कंपैरिजंस हमें मिलेंगे 3n/2 की सील वैल्यू -2। ये है नंबर ऑफ कंपैरिजंस। तो मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजंस हमारे पास इतने हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे है हमारे पास सेकंड मिनिमम। सेकंड मिनिमम कैसे फाइंड करते हैं? सेकंड मिनिमम का रेगुलर मेथड तो है कि पहले फाइंड कर लो मिनिमम, है ना। मिनिमम फाइंड करो, कितने नंबर ऑफ कंपैरिजंस लगे उसके, n-1। फिर उसके बाद में इस मिनिमम को हटा के और वापस से फाइंड करो मिनिमम फ्रॉम रिमेनिंग एलिमेंट्स, तो सेकेंड मिनिमम मिल जाएगा फ्रॉम रिमेनिंग एलिमेंट। रिमेनिंग एलिमेंट मतलब पहले n एलिमेंट थे, उसका मिनिमम निकाला, n-1 कंपैरिजन। अब मिनिमम को हटा दो लिस्ट से और बचे हुए एलिमेंट का क्या करो, बचे हुए एलिमेंट का क्या करो, बचे हुए एलिमेंट का मिनिमम निकालो। बचे हुए एलिमेंट का अगर मिनिमम निकालना है तो क्या आएगा आपको, n-1 एलिमेंट्स का मिनिमम n-2 कंपैरिजन के साथ मिलेगा। तो आपको कितना नंबर ऑफ कंपैरिजन हो जाएगा यहाँ पे, 2n-3 कंपैरिजन। बट अगर आप चाहते हैं कि ये कंपैरिजन और कम हो तो ये कंपैरिजन हो सकते हैं इतने कम, n प्लस लॉग ऑफ n-2। कैसे? एक हमने थोड़ी देर पहले टूर्नामेंट मेथड देखी थी, उससे नंबर ऑफ कंपैरिजंस जो हैं वो टूर्नामेंट मेथड में इतने हो जाएंगे सेकंड मिनिमम को फाइंड आउट करने के लिए। बट ये होगा कैसे? आप दो दो एलिमेंट को कंपेयर करते हो, यहाँ पे दो एलिमेंट कंपेयर किए, लेट्स से, चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 5, 8, 6, 2, देन 9, 7, 1 एंड 3। चलिए मैं काम करता हूँ, यहाँ लेता हूँ 3 और यहाँ लेता हूँ 2 लास्ट में। कंपेयर करवाया, 5 को आगे लेके गए, 3 को आगे लेके गए, 7 को आगे लेके गए, 1 को आगे लेके गए, यहाँ से मिनिमम 3, यहाँ से मिनिमम 1, विनर 1। देखिए 1 अगर विनर है तो सेकंड मिनिमम तभी बाहर निकलेगा आपके कंपैरिजन में से जब वो 1 से कंपेयर हुआ रहेगा, क्योंकि और तो किसी से वो छोटा है नहीं, और तो किसी से वो बड़ा है नहीं। जो सेकंड मिनिमम है आपका 2, वो और किसी से बड़ा नहीं है, सिर्फ आपके मिनिमम से ही बड़ा है। तो मिनिमम से बड़ा है तो बाहर गया कंपैरिजन से, बाकी सबसे तो वो छोटा था तो आगे आ सकता था। तो हमने क्या किया, हमने जब ये कंपैरिजन किए तो हमने एट द एंड 1 के साथ चेक किया कि 1 के साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक कौन कौन से एलिमेंट आपने कंपेयर करवाए थे। पहले 2 कराया था इस लेवल पे, फिर 7, फिर 3, इन सब का मिनिमम निकालना पड़ेगा। देयर इज अ मेथड। आप क्या कर सकते हैं, जब आप कंपैरिजन करते जाते हैं तो जो एलिमेंट आगे बढ़ते जाते हैं उन एलिमेंट का आपको कंपैरिजन लिस्ट मेंटेन करना है। ठीक है, कंपैरिजन लिस्ट मेंटेन करना है मतलब, कंपैरिजन लिस्ट मेंटेन करना है मतलब जिन जिन से कंपेयर किया है वो एलिमेंट को आपको एक लिस्ट में रखना है कि 1 को यहाँ तक 2 से कंपेयर किया, यहाँ लेके गए तो 2 और 7 से कंपेयर किया, यहाँ लेके गए तो 2, 7, 3 से कंपेयर किया। तो कंपैरिजन लिस्ट मिल गई, इसमें लॉग इन एलिमेंट रहेंगे पक्का, इस लेवल से एक, फिर हाफ करके इस लेवल से एक, फिर हाफ करके इस लेवल से एक, इस तरीके से। तो इसका आपने अगर मिनिमम निकाला तो वो आपका होगा सेकेंड मिनिमम ऑफ द लिस्ट, एंड दैट इज व्हाट, आपको सेकेंड मिनिमम मिल जाएगा। फिर इंसर्शन इन दी एरे देखा हमने। इंसर्शन इन दी एरे दो टाइप से हो सकता है, आप लास्ट में कर सकते हैं या बेस्ड ऑन इंडेक्स कर सकते हैं। मतलब कि अगर सबसे लास्ट में करोगे तो एलिमेंट यहाँ इंसर्ट हो जाएगा हमेशा, जी हाँ, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास कांस्टेंट आती है। बट अगर हमने एलिमेंट को एरे बेसिस के इंडेक्स बेसिस पे इंसर्ट किया कि मुझे नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, लेट्स से इंडेक्स नंबर 2 पे या इंडेक्स 1 पे या इंडेक्स 0 पे, अगर इंडेक्स 2 पे इंसर्ट करना है नया एलिमेंट तो पहले इंडेक्स 2, 3, 4 के एलिमेंट्स को राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा एक एक पोजीशन, ताकि इनका ऑर्डर मेंटेन रहे, और उसके बाद नया एलिमेंट यहां रखना पड़ेगा। उस केसेस में मेरे पास जो एलिमेंट्स का लिस्ट आएगा वो मुझे कॉम्प्लेक्सिटी देगा थीटा ऑफ एन, सॉरी नॉट थीटा ऑफ एन, बिग ऑफ एन, क्योंकि हो सकता है मेरे पास सारे एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़े, कभी कभी अगर एक ही एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ सकता है। फिर आता है डिलीशन। सेम दो टाइप से डिलीशन हो सकता है, लास्ट में डिलीशन हो सकता है या बेस्ड ऑन इंडेक्स डिलीशन हो सकता है। अगर लास्ट में डिलीशन कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हो जाएगा, बट अगर सबसे इंडेक्स बेस्ड डिलीशन करना है कि मुझे इंडेक्स 1 पे या 2 पे या 3 पे या 0 पे इंडेक्स पे डिलीशन करना है, ये एलिमेंट डिलीट करना है, तो अगर इसको डिलीट कर दिया, ये खाली तो जगह रख नहीं सकते, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, और शिफ्टिंग के लिए कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी बिग ऑफ एन। कनिष्क मांकर आज सर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बिल्कुल, यहां अगर आप
टूर्नामेंट मेथड में जाएंगे तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल लगेगी थीटा ऑफ n के बराबर लगेगी। फिर हमारे पास आता है सर्चिंग इन दी एरे। सर्चिंग इन दी एरे जो है वो दो टाइप का होता है, एक लीनियर सर्च होता है, एक बाइनरी सर्च होता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा शायद। लीनियर सर्च में हम क्या करते हैं, लीनियरली एक एक करके एलिमेंट को सर्च करते हैं कि जो एलिमेंट सर्च करना है क्या पहली लोकेशन पे है, नहीं है तो यहाँ है, नहीं है तो यहाँ है, या नहीं है तो यहाँ है, या नहीं है तो यहाँ है, ऐसे हम लास्ट तक सर्च करते हुए जाते हैं। तो हमारा अगर एल्गोरिदम इसके लिए लिखना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम सबसे पहले लिखेंगे एक पर्टिकुलर लूप k इज इक्वल टू लोअर बाउंड टू अपर बाउंड k प्लस प्लस। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे कि क्या एरे का एलिमेंट जो इंडेक्स k पे है वो आइटम के बराबर है जो हमें सर्च करना है। अगर है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे उस इंडेक्स को जिस पे वो एलिमेंट है। नहीं है तो प्लस प्लस करते जाओ। जब हमारा ये पूरा लूप खत्म हो जाएगा, और अगर पूरा लूप खत्म होने के बाद में भी एलिमेंट नहीं मिला तो रिटर्न हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, तो फिर सबसे लास्ट में हम क्या रिटर्न करेंगे, k माइनस वन। नो, हम रिटर्न करेंगे लोअर बाउंड -1। लोअर बाउंड अगर 0 है तो -1 रिटर्न हो जाएगा, अगर लोअर बाउंड 1 है तो 0 रिटर्न हो जाएगा। ये इंडिकेट करेगा कि एलिमेंट नहीं मिला। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग ऑफ n के बराबर। फिर हमारे पास एक आता है बाइनरी सर्च। ओके, लीनियर सर्च की एल्गोरिथम ऑलरेडी लिख दी मैंने। बाइनरी सर्च आता है, बाइनरी सर्च कैन वर्क ओनली ऑन सॉर्टेड एरे। आपके पास अगर सॉर्टेड एरे है तो उसी पे आपका ये बाइनरी सर्च काम कर सकता है। Was it buffering? Is that fine now? Okay, so binary search can only work on sorted array only, and binary search कैसे करेंगे, पहले हम जाएंगे मिडिल इंडेक्स पे। वी विल गो टू मिडिल इंडेक्स। ओके, वी विल गो टू मिड एंड चेक करेंगे कि जो एलिमेंट हम सर्च करना चाहते हैं वो मिड पे है या नहीं। अगर है, वेल एंड गुड, हमें एलिमेंट मिल गया। नहीं तो फिर हम लिस्ट में सिर्फ हाफ ही सर्च करेंगे, हाफ ही लिस्ट में सर्च करेंगे, या तो लेफ्ट हाफ में या राइट हाफ में। कैसे, एरे सॉर्टेड है तो हमें पता है कि जो एलिमेंट हम सर्च करना चाहते हैं वो एलिमेंट अगर मिड एलिमेंट से छोटा है तो सारे छोटे एलिमेंट लेफ्ट में है, सिर्फ लेफ्ट में ही सर्चिंग करेंगे तो फिर हमारी सर्चिंग सिर्फ इतनी जगह रहेगी। और अगर नहीं है, ग्रेटर है, तो हमारी सर्चिंग फिर इतने एलिमेंट्स में रहेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो सर्च करेंगे टोटल इधर लेफ्ट में या राइट में, किसके बेसिस पे कि एलिमेंट जो हम सर्च करना चाहते हैं वो मिड से छोटा है या बड़ा है। राइट, तो हम एल्गोरिदम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम मिड फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारे पास लोअर बाउंड है वो प्लस अपर बाउंड जो है उन दोनों का एडिशन प्लस डिवाइड बाय 2, ये हमें मिड देगा। ठीक है, मिड मिल गया। ओके, उसके बाद फिर हम एक लूप चलाएंगे, वाइल लूप। क्या लिखेंगे इस वाइल लूप में, कि जब तक हमें ए ऑफ मिड पे एलिमेंट नहीं मिल जाता, नॉट इक्वल टू द आइटम, और या फिर हमारे पास एक और कंडीशन ट्रू रहे, कौन सी, कि लोअर बाउंड जो है वो लेस देन अपर बाउंड हो, तब तक आप क्या करेंगे, तब तक चलाते रहेंगे लूप को। ठीक है, तो ये और की जगह हमें क्या चाहिए, एंड चाहिए। दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए कि एलिमेंट भी नहीं मिला और साथ ही साथ हमारे पास लोअर बाउंड से लेके अपर बाउंड तक एलिमेंट्स हैं। अगर लोअर बाउंड अपर बाउंड क्रॉस कर जाएंगे, इसका मतलब है कि अब एलिमेंट हमारे पास नहीं बचे सर्च करने के लिए, हमारे पास एलिमेंट है ही नहीं जो सर्च करना चाहते हैं, इसलिए लोअर बाउंड और अपर बाउंड ने क्रॉस कर लिया। ठीक है, तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू रही तो हम अंदर आएंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारे पास मिड पे जो एलिमेंट है वो आइटम से ग्रेटर है या आइटम उससे छोटा है। आइटम अगर छोटा है इसका मतलब हमें लेफ्ट में सर्च करना है। ठीक है, तो अगली बार जो हम हमारा
देखो यहां से सर्च किया था लोअर और ये अपर बाउंड, अगर आइटम मेरा छोटा है मिडिल से तो हमारा अपर बाउंड यहां आ जाएगा, तो हमारा अपर बाउंड क्या लिखेंगे हम, अपर बाउंड हम चेंज कर देंगे कहां से, मिड -1 से। नहीं तो एल्स केस में हम क्या करेंगे, लोअर बाउंड को चेंज करेंगे मिड +1 से और कंटिन्यू करते जाएंगे। जब हमें या तो एलिमेंट मिल जाएगा या फिर हम लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्रॉस कर लेंगे तो बाहर आ जाएंगे। बाहर हम चेक कर लेंगे क्या कि हम किस रीजन से बाहर आए हैं, क्या हमारे पास मिड इंडेक्स पे एलिमेंट मिल गया। अगर मिड इंडेक्स पे एलिमेंट आइटम मिल गया तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे हाँ भैया आइटम मिल गया। सो व्हाट वी विल से, मिड इंडेक्स पे अगर आइटम मिल गया तो हम क्या करेंगे, हमसे वी विल से रिटर्न मिड। जी हाँ, और अगर नहीं मिला एल्स केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे लोअर बाउंड -1, जो भी हमारा -1 केस था। नाउ कंडीशन, अगर ये वाला लूप है हमारे पास, बाइनरी सर्च है, तो बाइनरी सर्च का रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है पता है आपको, रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगता है बिको ऑफ log(n)(2). ठीक है, फिर हमारे पास आता है एक 2D एरे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एरे होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एरे होता है। क्या बोलता है वो, ये 2D एरे बोलता है कि आप 2D एरे इज अ जस्ट कलेक्शन ऑफ 1D एरेज, इट्स अ कलेक्शन ऑफ 1D एरेज। 2D एरे को सी लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करते हैं हम, एरे का नाम यहाँ पे हम लिखते हैं 2,3 इस तरीके से। इसका मतलब है हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब रोज जो है उनका नंबरिंग, अगर 2 रो है तो नंबरिंग क्या होगी 0,1, 3 कॉलम की नंबरिंग होगी 0, 1 एंड 2। स्टार्टिंग हमेशा 0 से होती है सी लैंग्वेज में, बट यही चीज आप डेटा स्ट्रक्चर में डिफाइन करने जाओगे तो आपको दोनों का लोअर बाउंड अपर बाउंड अलग से देखना पड़ेगा। कैसे, आप ऐसे लिख सकते हो, लोअर बाउंड ऑफ आई कॉलन अपर बाउंड ऑफ आई, मतलब रो के लिए आप लोअर बाउंड अपर बाउंड अलग से लिखो और कॉलम के लिए लोअर बाउंड अपर बाउंड अलग से लिखो। मैंने कॉलम के लिए लोअर बाउंड अपर बाउंड जो है जे सबस्क्रिप्ट के साथ में लिख दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं a -2 to 3 एंड 2 to 5। तो आपके पास -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसी 6 रोज होंगी। हर एक रो में एलिमेंट होंगे कॉलम नंबर 2 से लेके 5, 2, 3, 4, 5। ठीक है, जैसे कि ये एग्जाम्पल मैंने ले लिया 3/4 का, एक ए ऑफ 0, रो नंबर 0 से लेके 2 एंड कॉलम नंबर 0 से लेके 3। इस टाइप का एक 2D एरे मैंने यहाँ बना दिया। अब अगर 2D एरे को आप मेमोरी में स्टोर करना चाहते हो तो देर आर 2 वेज। एक रो मेजर ऑर्डर होता है, कॉलम मेजर ऑर्डर होता है। रो मेजर ऑर्डर में हम क्या लिखते हैं, पहले पूरी एक पहली रो स्टोर करते हैं, देन नेक्स्ट रो एंड नेक्स्ट रो, A0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, देन 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, देन 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3। इस तरीके से आप स्टोर करते हो, ये रहा रोज। अगर आप कॉलम वाइज स्टोर करना चाहते हो तो कॉलम वाइज भी कर सकते हो, उसे बोलते हैं कॉलम मेजर ऑर्डर। पहले पूरा कॉलम, फिर नेक्स्ट कॉलम, फिर नेक्स्ट कॉलम, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 0, oops, I guess there is a mistake here, 0, 0, यहाँ पे आएगा 1, 0, देन 2, 0, फिर आएगा 0, 1, देन आएगा हमारे पास 1, 1, देन 2, 1, देन हमारे पास आएगा 0, 2, 1, 2 एंड 2, 2, फिर यहाँ आएगा हमारे पास 0, 3, 1, 3 एंड 2, 3। इस तरीके से आप कॉलम वाइज स्टोर कर सकते हो, पहला कॉलम, देन दूसरा कॉलम, देन तीसरा कॉलम एंड चौथा कॉलम। उप्स, अगर आपको रो मेजर ऑर्डर में फाइंड करना है लोकेशन तो उसका एक फॉर्मूला होता है जो हमने देखा था, बना के देखा था कि कैसे बनता है। अगर आपको A ऑफ I J दे रखा है, रो नंबर I कॉलम नंबर J बता दिया है आपको, तो कैसे आप इसे फाइंड आउट करोगे, बेस एड्रेस प्लस W इंटू क्या लिखते हैं, लोअर बाउंड ऑफ I माइनस I, उल्टा लिख दिया मैंने, I माइनस लोअर बाउंड ऑफ I लिखना पड़ेगा, I माइनस लोअर बाउंड ऑफ I
इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर हमारे पास एरे जो है उसमें n क्रॉस m का साइज है, मतलब n है नंबर ऑफ रोज और m है नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ कॉलम्स से इसको मल्टीप्लाई करो m देन प्लस j माइनस लोअर बाउंड ऑफ j, दैट विल बी द फॉर्मूला ऑफ लोकेशन। अगर आप यही फॉर्मूला कॉलम मेजर ऑर्डर में निकालोगे तो थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा, आई की जगह जे, जे की जगह आई, मतलब कि लोकेशन ऑफ ए ऑफ आई कॉमा जे विल बी इक्वल टू बेस प्लस w इंटू, पहले आएगा j माइनस लोअर बाउंड ऑफ j इंटू नंबर ऑफ रोज n ले रखी है हमने, नंबर ऑफ रोज, यस, प्लस i माइनस लोअर बाउंड ऑफ i। इस तरीके से आप फॉर्मूला लिख सकते हो। ध्यान रखिएगा कहीं कहीं मैंने इसको m क्रॉस n भी लिखा है, तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो जाइए। n हियर इज नंबर ऑफ रोज, यहां अगर i के साथ मल्टीप्लाई करना है तो नंबर ऑफ कॉलम्स का करना है, और यहां अगर j के साथ मल्टीप्लाई करना है तो नंबर ऑफ रोज का करना है, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर हमने स्टार्ट किया था डेटा स्ट्रक्चर क्यू, बड़ा इंटरेस्टिंग सा और बड़ा सिंपल सा फंडा है। क्यू इज अ फीफो लिस्ट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। याद है किसी को क्या होती है क्यू? फीफो लिस्ट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हम रियर एंड से इंसर्शन करेंगे और फ्रंट एंड से डिलीशन करेंगे, कुछ इस तरीके से, रियर एंड से इंसर्शन और फ्रंट एंड से डिलीशन। इंसर्शन अगर क्यू में करते हैं तो उसे एक स्पेशल नाम देते हैं जिसको बोलते हैं हम एन क्यू, और डिलीशन अगर करते हैं क्यू में तो उसे अलग से नाम देते हैं जिसको बोलते हैं डी क्यू। तो ये कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो आप याद रख सकते हो। और साथ ही साथ हमने एरे से इसका इम्प्लीमेंटेशन देखा था। तो अगर हमारे पास एक एरे है जिसमें एलिमेंट्स हैं, लेट्स से n एलिमेंट्स हैं, इंडेक्सेस है 0 से लेके n-1, तो हमारे पास दो इंडेक्सेस हम मेंटेन करेंगे, एक फ्रंट इंडेक्स और एक रियर इंडेक्स। ये फ्रंट इंडेक्स फ्रंट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, रियर इंडेक्स रियर को। अभी जब क्यू एम्प्टी है तो दोनों -1 को पॉइंट करेंगे फॉर एम्प्टी क्यू, क्योंकि अभी कोई फ्रंट एलिमेंट भी नहीं है कि हम 0 से n-1 को पॉइंट करा सकें, और रियर एलिमेंट भी नहीं है कि 0 से n-1 किसी को भी पॉइंट करा सके, इसलिए। फिर हमने एल्गोरिदम्स देखी थी इसकी। अगर हम NQ और DQ की एल्गोरिदम देखें तो क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। NQ की एल्गोरिदम में क्या करेंगे हम, हमारे पास आइटम दे रखा है, हमारे पास रियर एंड फ्रंट दे रखा है, ठीक है। सर्कुलर क्यू की बात कर रहा हूं मैं, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या हमारे पास ये ओवरफ्लो तो नहीं। ओवरफ्लो के लिए हम चेक करेंगे कि इफ जो हमारा फ्रंट इंडेक्स है वो हमारा रियर +1 है, तो हम चेक करेंगे कि रियर +1 बट रैप अराउंड के साथ में मॉड n इज इक्वल टू फ्रंट इंडेक्स, कि रियर प्लस 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 होते होते आगे बढ़ते बढ़ते हमारे पास फ्रंट का प्रीवियस इंडेक्स पे तो नहीं आ गया। अगर आ गया तो इसका मतलब है कि अब कोई एलिमेंट हमारे पास इंसर्ट नहीं हो सकता, तो हम लिखेंगे इट्स एन ओवरफ्लो एंड यहां से हम रिटर्न हो जाएंगे। अगर ओवरफ्लो नहीं है तो हम चेक करेंगे कि क्या पहला इंसर्शन है, मतलब क्या फ्रंट और रियर दोनों -1 पे हैं। अगर फ्रंट और रियर दोनों -1 पे हैं, इसका मतलब है कि पहला एलिमेंट इंसर्शन है। अगर पहला एलिमेंट इंसर्शन होगा तो हमें फ्रंट और रियर दोनों को 0 पे सेट करना पड़ेगा। अगर ये पहला एलिमेंट इंसर्शन नहीं है तो हम सिर्फ और सिर्फ रियर इंडेक्स को क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो हमारा रियर इंडेक्स जो है वो +1 हो जाएगा। बट रैप अराउंड के साथ में, मतलब मॉड n। जब ये इंक्रीमेंट हो गया तो फिर हम सबसे लास्ट में क्या करेंगे, सबसे लास्ट में इस क्यू एरे में जो रियर इंडेक्स है जहां पे हमारा नेक्स्ट एलिमेंट होगा वहां पे हम कॉपी कर देंगे आइटम को, दैट इज दी NQ। NQ की कॉम्प्लेक्सिटी यहां होगी कांस्टेंट। अगर DQ देखा जाए तो DQ का एल्गोरिदम क्या होगा,
डी क्यू का एल्गोरिदम भी बड़ा सिंपल है। पहले तो हम अंडरफ्लो चेक करेंगे। अंडरफ्लो कैसे, क्यू एम टी की कंडीशन क्या है, इफ फ्रंट और रियर दोनों क्या है, फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू -1, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं, एक भी एलिमेंट नहीं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है कि आप आराम से क्या कर सकते हो, आप आराम से बोल सकते हो कि डिलीशन नहीं हो सकता भैया, तो अंडरफ्लो बोल के और बाहर आ जाओ एंड रिटर्न, क्योंकि एलिमेंट डिलीशन ही नहीं है, डिलीशन के लिए एलिमेंट ही नहीं है। बट अगर डिलीशन नहीं है, मतलब डिलीशन के लिए एलिमेंट है, अंडरफ्लो नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे और आगे चेक करेंगे कि क्या हमारे पास कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, अगर लास्ट एलिमेंट डिलीशन करना है तो हमें फ्रंट और रियर दोनों को अपडेट करना पड़ेगा। तो हम चेक करेंगे कि क्या हमारे पास फ्रंट और रियर दोनों एक ही एलिमेंट को पॉइंट करते हैं, मतलब लास्ट एलिमेंट बचा हुआ है। अगर ये लास्ट एलिमेंट डिलीट हो गया तो हमें फ्रंट और रियर दोनों को अपडेट करना पड़ेगा, किससे, -1 से। अगर ये लास्ट एलिमेंट, ओप्स -1 इट इज, अगर ये लास्ट एलिमेंट नहीं है तो एल्स के केस में हम क्या लिखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ फ्रंट से डिलीट करते हैं तो फ्रंट को ही फ्रंट +1 से अपडेट करेंगे, बट रैप अराउंड के थ्रू मॉड इन करना पड़ेगा क्योंकि ये सर्कुलर क्यूब है। इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट आएगी। आई होप आप सब लोग ये रिकॉल कर पा रहे होंगे। फिर हमने देखा था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के थ्रू अगर इंप्लीमेंट करना है तो हम दो पॉइंटर रखेंगे, एक फ्रंट पॉइंटर एक रियर पॉइंटर। फ्रंट पॉइंटर वो जो पहले एलिमेंट को इंसर्ट हुआ है उसे हम क्या करेंगे, पॉइंट कराएंगे। रियर वो जो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है उससे पॉइंट करेगा। अगर हमें एन क्यू करना है तो एन क्यू कैसे परफॉर्म होगा, एन क्यू परफॉर्म होगा इंसर्शन एट दी एंड से। यूजुअली इंसर्शन एट दी एंड इन द क्यू टेक्स थीटा ऑफ एन टाइम, क्योंकि लास्ट नोड का एड्रेस पता नहीं होता है, बट अभी अगर मेंटेन किया है तो हम इसे कांस्टेंट टाइम में परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली डी क्यू ऑपरेशन जो है वो कैसे होगा, डी क्यू ऑपरेशन हम फ्रंट से करते हैं, यस, तो डिलीशन फ्रॉम द फ्रंट करेंगे या डिलीशन फ्रॉम स्टार्टिंग करेंगे तो डिलीशन हो जाएगा, जी हाँ। और ये डिलीशन जो है वो कितना टाइम लेगा, ये डिलीशन भी कांस्टेंट टाइम लेगा क्योंकि पहला नोड डिलीट करना है और पहले नोड का एड्रेस हमारे पास है। फिर कुछ और हमारे पास फंक्शंस होते हैं। एक होता है क्यू फ्रंट। क्यू फ्रंट बोलता है कि हम क्यू के पहले एलिमेंट को रीड करके रिटर्न कर देंगे, क्यू में कोई चेंजेस नहीं। क्यू रियर, क्यू का सबसे लास्ट एलिमेंट रीड करेंगे और उसे रिटर्न कर देंगे, बट क्यू में कोई चेंजेस नहीं, क्यू पहले थी वैसी की वैसी रहेगी, सिर्फ लास्ट एलिमेंट रियर एलिमेंट रीड करके रिटर्न कर देंगे। और इज एम्प्टी क्यू हम चेक कर रहे हैं कि क्या एम्प्टी है या नहीं। अगर एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस हैं क्यू की कुछ, हमारे पास ढेर सारी एप्लीकेशंस हैं। रिक्वेस्ट, जो सिंगल शेयर्ड रिसोर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट को शेड्यूल करने के लिए या उनके रिक्वेस्ट को होल्ड करने के लिए, लाइक प्रिंटर या सीपीयू की टास्क या शेड्यूलिंग के लिए या डिस्क शेड्यूलिंग के लिए हम क्यू रख सकते हैं। फिर असिंक्रोनसली अगर कहीं डेटा ट्रांसफर करना है बफर वगैरह पाइप से तो हम क्यू यूज कर सकते हैं कि इधर से तुम डेटा डालो, हम इधर से आगे पास करते जाएंगे। कॉल सेंटर पे जब फोन्स आते हैं तब आपकी फोन कॉल को होल्ड पे रखा जाता है तो वो होल्ड पे क्यू में रखा जा सकता है। इंटरप्ट्स को किस वे में, किस पर्टिकुलर सीक्वेंस में प्रायोरिटाइज करना है उसके लिए हम क्यू में रख सकते हैं इंटरप्ट्स को। बीएफएस करने के लिए हम क्यू को यूज करते हैं। फिर एक आती है डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू जो है उसमें हम इंसर्शन और डिलीशन दोनों एंड से परफॉर्म कर सकते हैं। दोनों एंड से मतलब फ्रंट एंड रियर एंड दोनों एंड से। अब उसमें भी आपके पास दो टाइप की डबल एंडेड क्यू होती है, एक इनपुट रेस्ट्रिक्टेड एक आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड। इनपुट रेस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि इनपुट जो है मतलब इंसर्शन जो है वो स्टैंडर्ड एंड पे हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, मतलब सिर्फ रियर एंड से इंसर्शन हो सकता है, तो एनक्यू सिर्फ रियर एंड से होगा, बट डी क्यू दोनों एंड से हो सकता है। इनपुट रिस्ट्रिक्टेड में इनपुट ही रिस्ट्रिक्टेड है, आउटपुट नहीं। फिर ऐसे आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड है, उसमें हम क्या करेंगे, आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, मतलब आउटपुट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। और वो कहां रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, सिर्फ फ्रंट एंड पे, मतलब डी क्यू हम सिर्फ फ्रंट एंड से कर सकते हैं, एन क्यू हम बोथ एंड से कर सकते हैं। फिर एक होती है प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू बड़ी इंटरेस्टिंग सी क्यू होती है। प्रायोरिटी क्यू क्या बोलती है,
हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट हैज अ प्रायोरिटी, हर एक एलिमेंट की एक प्रायोरिटी होती है। एंड व्हेन द डिलीशन हैपेंस, ऑलवेज डिलीशन इज डन ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट। हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट का हमेशा क्या करते हैं, डिलीशन करते हैं। तो डिलीशन में इस क्यू में हम फीफो नहीं फॉलो करते हैं, ऑलवेज हम फॉलो करते हैं प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग डिलीशन। तो कभी भी इसमें जब डीक्यू ऑपरेशन इनिशिएट होगा प्रायोरिटी क्यू में, तो वो डीक्यू ऑपरेशन में हम चेक करेंगे कि सारे एलिमेंट्स में से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है। जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी वो डिलीट हो जाएगा। बिना देखे बिना सोचे, बिल्कुल बिना देखे बिना सोचे हम हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले एलिमेंट को डिलीट कर देंगे। दैट इज द रूल। किसमें, इस प्रायोरिटी क्यू में। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.